अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक फार्म पे हूं और वहां पे एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड केस आया है, तो मैंने सोचा ये कि आपके साथ एक तो डिस्कस किया जाए इस केस को और उसको हमने किस तरह से ट्रीट किया उसका भी बता दिया जाए, और ये केसेस इस तरह के आते क्यों हैं और इनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो ये सारी बातचीत जो है आज की वीडियो में होने वाली है। तो केस का नाम है प्रोलैप्स या पीछा मारना भी इसे हम कहते हैं आम ज़बान में। अब जो ये प्रोलैप्स है ये दो किस्म का होता है। ये एनल प्रोलैप्स भी हो सकता है और वजाइनल प्रोलैप्स भी हो सकता है। जो एनल प्रोलैप्स है वो गोबर वाली जगह का बाहर आ जाना, उसे हम एनल प्रोलैप्स कहते हैं या रेक्टल प्रोलैप्स भी कहते हैं उसे। और जो दूसरा प्रोलैप्स है वो है वजाइनल प्रोलैप्स। वो क्या होता है कि वजाइना का बाहर आ जाना, ठीक है। अब उसमें अगर ये सिंपल केस होगा जो कि ईज़िली आराम से हल हो जाता है, उस केस को हम क्या कहते हैं वजाइनल प्रोलैप्स। उसमें सिर्फ वजाइना जो है वो बाहर आती है, लेकिन कई बार वजाइना के साथ साथ जो जानवर की बच्चेदानी है जिसे हम यूट्रस कहते हैं वो भी बाहर आ जाती है, तो उसे हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। तो इसकी फर्दर डिग्रीज़ भी होती हैं कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का प्रोलैप्स है, तो उसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये जो प्रोलैप्स होता है वजाइनल हो या यूट्राइन प्रोलैप्स है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली वजह तो इसकी जेनेटिक है। कुछ एनिमल में ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि उनकी जेनेटिक्स में होता है कि उन्होंने प्रोलैप्स करना ही करना होता है। जैसे कि भैंसें हैं, भैंसों के अंदर प्रोलैप्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जेनेटिक्स के साथ ये कई बार उनके स्ट्रक्चर से भी लिंक्ड होता है। जिन एनिमल्स की जो रंप एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो बोन्स है, पिन बोन्स, वो नीचे को होती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से उनके अंदर प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर इसको मैनेजमेंट के साथ लिंक करें, अगर कोई एनिमल ऐसा है जो हर वक्त ऊपर की तरफ ऊपर की जानिब खड़ा रहते हैं, उसका जो आगे वाला पोर्शन है वो ज़्यादा हाइटेड है, ऊपर हाइट है उसकी, और जो पीछे वाला पोर्शन है जहाँ पे उसकी पीछे वाली टांगें आ रही हैं वो नीचे को है, तो ग्रेविटी से उसके प्रोलैप्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर भी प्रोलैप्स ज़्यादा आता है। फिर इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बड़ा की फैक्टर है। न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फीड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फाइटोइस्ट्रोजेनिक होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन बनवाते हैं। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो आप यूज़ करेंगे ज़्यादा मिकदार में, तो उससे भी एनिमल के अंदर प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब उनमें जैसे लूसन, बरसीम होगी, ये फाइटोइस्ट्रोजेनिक है, ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके फार्म पे। इसी तरीके टॉक्सिन्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो ईस्ट्रोजन को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन को, तो वो अगर टॉक्सिन्स आएंगे तो उससे भी होगा। इसके अलावा एक अलसी होती है जिसे हम जो है लिंसीड कहते हैं, ये भी फाइटोइस्ट्रोजेनिक है। अक्सर मैं हीट में लाने के लिए एनिमल के लिए बताता हूँ कि अलसी और हालों का इस्तेमाल करें। ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे भी एनिमल का जो है वो प्रोलैप्स होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा। अब ईस्ट्रोजन जो है वो एनिमल के फॉलिकल से बनता है जो ओवरी के ऊपर मौजूद होता है। अगर वो फॉलिकल ठहर जाए, परसिस्ट कर जाए, तब भी एनिमल के जो है प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो फॉलिकल बड़ा होकर सिस्ट बन जाए तब भी एनिमल जो है वो प्रोलैप्स करेगा। एनिमल के यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन रह जाए तो तब भी एनिमल क्या करेगा, प्रोलैप्स उसका करेगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन रहेगा तो इरिटेशन काज करेगा, इरिटेशन से एनिमल जोर लगाएगा तो उससे एनिमल का जो है वो प्रोलैप्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब इसके अलावा अगर एनिमल की कॉन्स्टिपेशन होगी, एनिमल जो है वो प्रॉपरली डेफिकेशन नहीं कर पा रहा, जोर लगा रहा है बार बार, उसके जोर लगाने से क्या होगा कि एनिमल के अंदर प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर होगी एनिमल को तो उसमें भी प्रोलैप्स जो है वो एनिमल करेगा। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हो गए प्रोलैप्स के। अब प्रोलैप्स के जो है ना कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि उसका जो मेन काजेटिव एजेंट है जो जिसकी वजह से प्रोलैप्स हो रहा है उसको आप ख़त्म करें, लेकिन उसके साथ साथ इसकी मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि अब वो बच्चेदानी या वो वजाइना जो है वो बाहर आई हुई है, तो आपने उसको दोबारा पुश करके अंदर भी डालना होता है, और फिर अंदर डालने के बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसी अप्लाई करनी होती है कि ये बाहर ना निकले। तो ट्रीटमेंट में तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपका एनिमल क्यों प्रोलैप्स कर रहा है। उसके अंदर परसिस्टेंट फॉलिकल है तो उसको ख़त्म करेंगे, सिस्ट है तो उसे ख़त्म करेंगे, एनिमल को कब्ज़ है तो उसको दूर करेंगे, एनिमल को ऐसी चीज़ें खा रहा है, लूसन, बरसीम जा रहा है, टॉक्सिन का इशू है तो उसको ख़त्म करेंगे, और इस तरीके आपका जो जानवर की ठहरने की जगह ठीक नहीं है तो उसको सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोलैप्स फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार आ गया है तो उसकी मैनेजमेंट में करना ये होता है कि जो भी हिस्सा प्रोलैप्स वाला आपको नज़र आ रहा है उसे आपने अच्छे तरीके पायोडीन वाले पानी से साफ़ कर लेना है। जब आप साफ़ कर लें
तो साफ़ करने के बाद उसे आपने एपिड्यूरल, एक इंजेक्शन होता है, फिर मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा सेपरेट, जिसके अंदर मैं तरीका बताऊंगा कि एपिड्यूरल इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। वो आप लगाएंगे तो एनिमल ज़ोर लगाना बंद कर देगा। जब ज़ोर लगाना बंद कर दे तो आपने जो पोर्शन उसका बाहर आया हुआ उसे दोबारा अंदर उसी पोजीशन में रख देना है जिस पोजीशन में वो नॉर्मल होता है। और उसके बाद कई सारे लोग ट्रेडिशनल तरीके में एक छिक्की सी होती है, वो रस्से की बना के वो चढ़ाते हैं। कई बार वो कामयाब होती है और कई बार नहीं भी होती, और उसको हर बार खोलना पड़ता है और उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। तो एक और मेथड है जो कि थोड़ा सर्जिकल मेथड, हम उसे कह सकते हैं कि इंटरवेंशन है। वो करवानी तो चाहिए आपको डॉक्टर के साथ, स्किल्ड डॉक्टर जो है उससे करवानी चाहिए। अगर वो कर लें तो वो इस छिक्की वाले मेथड से ज़्यादा अच्छा मेथड है कि उससे जानवर बार बार फिर पीछा बाहर निकालता नहीं है, और जब भी चाहें आप उसे खोल सकते हैं और जब भी चाहे उसे बंद कर लें। तो वो तरीक़ेकार पूरा जो है मैं इसके साथ एक वीडियो अटैच करूँगा, जिसमें जो है वो एक एनिमल है हमारे पास जिसका हमने ये मेथड किया है। तो अब वो माशाल्लाह से उसका प्रोलैप्स नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर फैज़ान साहब। अभी हम एक डेयरी पे हैं, अल हबीब डेयरी आरिफ वाला में। तो उनके पास ये एनिमल आया प्रोलैप्स का, तो उनसे हिस्ट्री लेंगे कि भाई ये किस तरह से आया और ये किस तरह के साइन सिम्टम दे रहा था, और उसका फिर हमने किस तरह से ट्रीटमेंट किया, वो मैं फिर वीडियो जो है वो अटैच कर दूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा ये किस तरह से ये केस आपके पास आया और फिर इसने क्या साइन सिम्टम दिए और अभी किस तरह से आपने इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर साहब ये हमारी काऊ थी, इसको ना अबॉर्शन हुआ था तकरीबन 4.5 महीने का। उसके बाद ये प्रोलैप्स शुरू हो गया था, विजाइनल प्रोलैप्स ना पूरा इसका शुरू हो गया था। ठीक है। इसके बाद हमने इसको ट्रीट किया था, ख़त्म हो जाता था, लेकिन ये रिपीटेंस में इसका प्रोलैप्स आ रहा था। ठीक है। हमने छिक्की चढ़ाई हुई थी लेकिन वो ज़्यादा कारामद साबित नहीं हुई इस चीज़ में ना। हमारे पास इसका हमने सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई किया था। अब माशाल्लाह एनिमल बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ना वो पहले वाली जो कंडीशन उसमें डेवलप हुई थी बार बार प्रोलैप्स की, वो रिपीट नहीं हो रही है उसमें। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशन में हमने इसका ना एक मेथड होता है, इसे हम कहते हैं बूहनर सुचर, तो वो हमने लगाया है। वो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, उसमें आप देख लेंगे किस तरह से हमने लगाया है। तो इसका ये लगाने के बाद ना एनिमल में इन्फेक्शन भी है और परसिस्टेंट फॉलिकल भी है। परसिस्टेंट फॉलिकल के लिए डबल डोज में GnRH डेलमेरालिन मैं यूज़ करवा दूंगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, तो दोबारा प्रोलैप्स निकालेगा नहीं बाहर। और दूसरा इन्फेक्शन के लिए जो मैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज़ करवाऊँगा और एनसेड यूज़ करवाऊँगा। और कभी कभार ये हफ्ते में 2 बार जो है ये इसका जो वो सुचर है वो खोल के इसके अंदर इंट्रायूट्राइन फेट्रोक्सिमिन की टैबलेट 2 बार रख लेंगे, तो हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगी। फिर ये इसका सुचर रिमूव कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई केस आए यूट्राइन प्रोलैप्स का या वजाइनल प्रोलैप्स का, तो इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं आप, लेकिन स्किल्ड पर्सन की निगरानी में करें या स्किल्ड पर्सन से करवाएं ताकि आपके एनिमल का नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और आज जो हमने ये मेथड किया है ये आपके लिए आगे प्रोडक्टिव साबित होगा। इस तरह के वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे कहते हैं जी बूहनर सुचर, और इसके लिए एक बूहनर नीडल होती है वो यूज़ होती है, लेकिन वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने इसके लिए जो आम सुआ होता है, जो नीडल होती है बड़ी, वो हमने यूज़ कर ली ना तेज़ करके। तो इसके लिए एक कट नीचे देते हैं वल्वा के और एक कट वल्वा के ऊपर दे देते हैं। अच्छा, कट देने के से पहले जो है ना एनिमल को हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी लगाते हैं और यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया भी लगाते हैं। लिग्नोकेन यूज़ करते हैं 2%, तकरीबन कोई 20-25 ml लग जाता है। एपिड्यूरल का तरीका मैं आपको अलग बताऊँगा। तो नीचे से हम जो जहाँ से कट लगाया था वहाँ से जो नीडल है वो लगा के ऊपर को हम निकाल लेते हैं, और ऊपर जहाँ से निकली थी नीडल फिर वहीं से ऊपर से हम नीचे की तरफ ले जाते हैं नीडल को ना। तो जब नीचे की तरफ ले के आते हैं तो सेम उसी सुराख से जहाँ से हम एंटर हुए थे वहीं से दोबारा नीचे से निकाल लेते हैं। और इसके लिए जो सुचरिंग मटेरियल है वो ये मैंने जो नॉर्मल पाइप होता है IV सेट वाला वो यूज़ किया है, क्योंकि ये टिश्यू रिएक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा ना, ये अंदर रहता है तो किसी किस्म का इन्फेक्शन या रिएक्शन काज नहीं करता। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हम आ गए, और नीचे हम क्या करेंगे कि इसको हमने एक जो है ना एक बार बांध देना है। जब बांधेंगे तो इसको हमने टाइट करना है, और हमने इतना टाइट करना है कि 2 से 3 उंगलियों का हमने गैप रखना है ताकि एनिमल आसानी से यूरिनेट कर सके ना, तो छोटा पेशाब कर सके। और बाकी जो है हम उसको देख के तो फिर बांध देंगे इसको।
इसको बांधेंगे इस तरह से कि हम दोबारा भी ओपन कर सकें ना, ओपन ताकि कर लें, और इंट्रायूट्राइन कोई मेडिसिन वगैरह रखनी है तो वो रख लें, ओपन कर लें, और फिर हम दोबारा इसको टाइट कर लें। तो तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए हमें ये रखना पड़ता है इस तरह से, और साथ में ट्रीटमेंट देना पड़ता है जो मैंने वीडियो में बताया है। तो एनिमल जो है वो बिल्कुल ओके हो जाता है विद इन वीक, अगर उसका जो प्रोलैप्स वाला मसला है कि वो क्यों कर रहा है प्रोलैप्स, वो अगर मसला हल हो जाए। इसके बाद जहाँ पे हमने कट वगैरह लगाया तो वहाँ पे हम पायोडीन से इसको वॉश कर देते हैं इसे, और इस तरह से जी इसका प्रोलैप्स का ऑपरेट किया जा सकता है।